नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं IEMED का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 जो है हमने 2 पार्ट में उस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या नाम है चैप्टर का? मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, बाजार सर्वेक्षण तथा अवसर को पहचानना। ये हमारा जो है आज का दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो देख रहे थे फ्रेंड्स, बाजार सर्वेक्षण तथा अवसर पहचानना क्या होता है, मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1991 से 1992 में उदारीकरण तथा निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। देखिएगा, निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें उद्यमिता के विकास के लिए बेहतर व्यवसायिक परिवेश बनाने में तथा उद्यमिता के अवसर बढ़ाने में काम किया गया। जैसे दूरसंचार, बैंकिंग, सिविल इनोवेशन, प्राकृतिक तेल एवं गैस, कोयला तथा इस्पात आदि को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 1991 से 1992 में उदारीकरण तथा निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें उद्यमिता के विकास के लिए बेहतर व्यापारिक परिवेश बनाने में तथा उद्यमिता के अवसर बढ़ाने में काम किया गया। यदि किसी भी चीज़ को जो है आप अगर निजीकरण कर दे रहे हैं, निजीकरण करने के पश्चात जो है उस चीज़ को जो है मांग भी बढ़ जाती है और जो है उसमें मतलब बहुत लोग जो है कंपनी को जो है लगाते हैं, मतलब एक से बहुत लोग जो है कंपनी को लगाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी जो वाले जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है लोग आकर लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मान लीजिए क्या दूरसंचार हो गया, बैंकिंग, सिविल हो गया और इलेक्शन हो गया, प्राकृतिक तेल व गैस, कोयला था, इस्पात आदि को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। विदेशों से व्यापार तथा पूंजी का निवेश। क्या? विदेशों से व्यापार तथा पूंजी का निवेश। तो व्यापारिक परिवेश में क्या क्या है? राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, तकनीकी है, और उसके बाद क्या है? कानूनी है, सांस्कृतिक है। राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, तकनीकी है, कानूनी है और सांस्कृतिक है। ओके, इतना हो गया। तो देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं दोस्तों कि राजनीतिक परिवेश होता क्या है। ये चीज़ें जरूरी है जानना। राजनीतिक परिवेश होता क्या है? किसी बाजार व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो उद्यमिता और इनोवेशन को बढ़ावा दे। उसकी नीतियों से विदेश निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। देखिएगा, किसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो उद्यमिता और इनोवेशन को बढ़ावा दे। राजनीतिक मतलब ऐसा कोई नेता होना चाहिए जो क्या करे, जो है उद्यमिता और इनोवेशन को क्या करे, बढ़ावा दे, और उसकी नीतियों से विदेश निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। मतलब जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उस चीज़ को बढ़ाया जाए, मतलब बढ़ावा मिले। ठीक है, तो जो है राजनीतिक परिवेश जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हमारा आर्थिक परिवेश क्या है। आर्थिक परिवेश को देख लेते हैं। तो व्यापार के लिए आर्थिक परिवेश ऐसा होना चाहिए जिससे बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो सके और सरकार से आवश्यक वस्तुओं पर, विद्युत, पानी पर सब्सिडी उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, व्यापार के लिए क्या होना चाहिए? व्यापार के लिए आर्थिक परिवेश ऐसा होना चाहिए जिससे बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो सके और सरकार से आवश्यक वस्तुओं पर, विद्युत, पानी पर सब्सिडी उपलब्ध होना चाहिए। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं, सामाजिक परिवेश के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो व्यापार में वृद्धि में सामान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, थोड़ा सा मिट गया है, आप लोग परेशान मत होइएगा। जो है अगला हेडिंग देख लेते हैं, तकनीकी परिवेश। तो तकनीकी आकलन में व्यापार में दक्षता, उत्पादकता तथा प्रॉफिटेबिलिटी का आकलन किया जाता है। देखिएगा, किसी भी कंपनी को यदि आप लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी हो गया, अगर जितने से जितने ज़्यादा जो है उस चीज़ को टेक्नोलॉजी, मतलब कहने का मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, उसको देखें, उसको सीखें। मतलब हर एक चीज़ को, जो जितनी भी नई चीज़ें हैं उस चीज़ को जो है अपने देश में लाया जाए, अपने राज्य में लाया जाए, अपने ज़िले में लाया जाए। ठीक है, समझ रहे हैं इतनी बात को हमारी। तो देख लेते हैं कानूनी क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या है। व्यापार पर लागू होने वाली है नियम कानून विभिन्न प्रकार के टैक्स आदि व्यापारिक गतिविधियां पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कानून पर लागू होने वाले नियम कानून विभिन्न प्रकार के टैक्स आदि व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। कोई भी चीज़ हो गया, यदि मतलब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हो गया या वस्तु हो गया, ठीक है, वो अगर वहाँ से आ रही है
विदेश से आ रही है, विदेश से आने के पश्चात हुआ उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ें मतलब कितना टैक्स लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, वहाँ से आएगा जो है बॉर्डर टैक्स लगेगा, उसके बाद जो कि सेंट्रल टैक्स लगाएगी, फिर राज्य अगर स्टेट में जाएगा स्टेट टैक्स लगाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा झमेला होता है, ठीक है। इतना मतलब आसान नहीं होता है। और देख लेते हैं और क्या सांस्कृतिक में व्यापार की संरचना अभिलाषा मूल्यों वैल्यू का व्यापार में योगदान होता है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय तथा राज्य औद्योगिक नीतियाँ क्या, नेशनल एंड स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये क्या होनी चाहिए। तो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय तथा राज्य की नीतियाँ जुलाई 1992 में विभिन्न क्षेत्रों तथा निजी तथा विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई। केवल पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या को कम किया गया, आयात संबंधी रुकावटों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया है और तथा पिछड़े क्षेत्र व लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय तथा राज्य की नीतियां जुलाई 1992 में विभिन्न क्षेत्रों तथा निजी तथा विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई। केवल क्या है, केवल पब्लिक सेक्टर के लिए अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या को कम किया गया। पब्लिक सेक्टर मतलब जो है गवर्नमेंटेड जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे उसको कम किया गया। आयात संबंधित जो मतलब कि जो भी कच्चे माल को जो मंगाते थे उसमें जो है जो क्या मतलब जो कानूनी प्रक्रिया होती है उस चीज़ को कम किया गया, ठीक है। और क्या किया गया, लघु उद्योगों को बढ़ावा भी दिया गया है 1992 में। फिर ऐसे अवयवों की संख्या क्या, ऐसे अवयवों की संख्या जिनमें औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक होता है घटाकर 15 कर दी गई। ऐसे उद्योगों की सकल विनिमय क्षेत्र में भागीदारी घटकर 15% ही रह गई। अब इस चीज़ को समझिएगा, ऐसे अवयवों की संख्या जिनमें औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक होता है घटाकर 15 कर दी गई। कहने का मतलब जब किसी भी आप कंपनी को खोलते थे, मतलब पहले, अब तो कुछ थोड़ा जैसे इजी हो गया है, बट पहले समय में यह होता था इतनी ज़्यादा आपको कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी कि आप जो भी मतलब इंडस्ट्री जो भी उद्यमी होता था वह जो है परेशान हो जाता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ऐसे उद्योगों की संख्या जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित है घटकर 6 कर दिया गया, जिनमें रक्षा उत्पाद, परमाणु ऊर्जा, कोयला तथा लिग्नाइट, खनिज तेल, रेलवे सम्मिलित है। देखिएगा ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ऐसे उद्योगों की संख्या जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित की गई है घटकर 6 कर दिया गया, जिनमें रक्षा उत्पाद, डिफेंस सेक्टर, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, कोल का हो गया, लिग्नाइट, खनिज तेल, रेलवे सम्मिलित है। ये सब क्या है जो पब्लिक सेक्टर में आती हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित की गई हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अधिक से अधिक निजी कंपनियों को बढ़ावा देना। इनमें परिवहन, दूरसंचार, बंदरगाह, हवाई अड्डा तथा सिविल इक्विपेशन आदि शामिल होता है। मूलभूत सुविधाएं के विकास के लिए जो अधिक से अधिक निजी कंपनियों को बढ़ावा देंगे जो है आप, तभी हमारा परिवहन, दूरसंचार, इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डा, बंदरगाह सभी जो है अच्छे से अच्छे बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकता। ओके, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, मूलभूत सुविधाएं वस्त्रों का विनिर्माण। इनमें वो अवयव आरक्षित होंगे जो केवल सहायक लघु उद्योग द्वारा बनाए जा रहे हैं। ऐसे लघु उद्योगों का एक्सपोर्ट निर्यात 50% होता है तथा जिसमें निवेश की सीमा 3 करोड़ रखी गई है। तो अगला हमारा क्या है, अगला देख लेते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 50% भागीदारी रखने वाले तथा प्राथमिकता प्राप्त ऐसे 35 उद्योग जिनमें विदेशी तकनीकी का प्रयास हो में 51% विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है। अब देख लेते हैं अगला हमारा क्या है, राष्ट्रीय तथा राज्य औद्योगिक नीतियाँ क्या होती हैं। तो राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियों में किए गए परिवर्तन के बाद राष्ट्र स्तर पर अनेक सुधार किए गए। राष्ट्रीय मतलब सेंट्रल जो मतलब होता है औद्योगिक नीतियाँ होती हैं, किए परिवर्तन के बाद राष्ट्र स्तर पर अनेक सुधार किए गए जिससे औद्योगिक परिवेश को सुधारने में मदद मिल सके। अनेकों राज्यों ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण तथा विकास, मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, संचार आदि पर आवश्यक काम किया। कोई भी कंपनी, कोई भी विदेशी निवेश करेगा, कोई भी विदेशी कंपनी अगर हमारे यहाँ निवेश करती है तो क्यों निवेश करेगी, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। बट हम लोग समझते नहीं हैं। देखिएगा बिजली, पानी, सड़क, संचार अगर देखिएगा
वो उसकी मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं कि यहाँ पर जो बिजली अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छी होनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, संचार अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो विदेशी कंपनी जो निवेश करता है उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, वो कंपनी भी आगे ग्रोथ करती है। ठीक है, अगर ये चीज़ मतलब अच्छा नहीं रहेगा तो समझ लीजिए वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंपनी हमने लगा दिया, ठीक है, एक कंपनी हमने लगा दिया, ठीक, तो यहाँ एक कंपनी हमने लगा दिया। अब देखिएगा ये जो कंपनी है ये मान लीजिए एक हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है, ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए कितना 60 या 70 किलोमीटर दूरी पर है, कितना 60 या 70 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक। और यहीं एक कंपनी जो मतलब ये इंडिया का ये हाल है, ठीक है, इंडिया का मान लीजिए ये जो है एक विदेश की मान लीजिए कोई कंपनी लगी हुई है, ये विदेश की कंपनी होगी, ठीक है। तो ये जो एक मान लीजिए यहाँ पर एक हाईवे है, ठीक है, हाईवे या कोई भी हाईवे है, बड़ा हाईवे है, ठीक है, ये जो है 2 या 3 किलोमीटर या 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो बिजली की भी सुविधा अच्छी है और जो है टेलीकॉम की भी सुविधा अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। बट यहाँ पर जो है इंडिया में जो है ऐसी चीज़ें सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। बट जो है इस समय जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसी में जो मतलब जो सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी की जो मतलब सरकार है, इस समय जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया रहा है, क्योंकि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए तो हमारे देश की इकोनॉमी को जो है बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिल सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं हम क्या कह रहा है, बिजली, पानी, सड़क, संचार आदि पर आवश्यक काम किया। इसके अतिरिक्त जिला उद्योग केंद्र की स्थापना करना तथा विभिन्न प्रकार के कार्यालय और औपचारिकताओं को समाप्त करना तथा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस को समाप्त करना भी प्रमुख कदम है। अलग अलग राज्यों में विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, करों में छूट, बिजली की दरों में रियायतें आदि हैं, ठीक है। और अगला देख लेते हैं, मूलभूत सुविधाएं के विकास के लिए अधिक से अधिक निजी कंपनियों को बढ़ावा देना। इनमें परिवहन और संचार, बंदरगाह, हवाई अड्डा, सिविल इक्वेशन आदि शामिल होता है। चौथा नंबर हमारा क्या है, चौथा नंबर देख लेते हैं। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग जो है इस चीज़ को जो है नोट्स जो है लिखते रहिए और समझते रहिए और जो है याद करते रहिए, समझिए, ठीक है। और जो है मैं अच्छे से अच्छे में जो है आपको बेसिक से अच्छे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मूलभूत सुविधाएं, वस्त्रों का विनिर्माण, इनमें वो अवयव आरक्षित होंगे जो केवल सहायक लघु उद्योग द्वारा बनाए जा रहे हैं। ऐसे लघु उद्योगों का एक्सपोर्ट निर्यात 50% तक होता है तथा जिसमें निवेश की मात्रा कितनी होती है, 3 करोड़ होती है। और देख लेते हैं पांचवा, विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 50% भागीदारी रखने वालों तथा प्राथमिकता प्राप्त ऐसे 35 उद्योग जिनमें विदेशी तकनीकी का प्रयास हो, 51% विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है। विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 50% भागीदारी रखने वाले तथा प्राथमिकता प्राप्त ऐसे 35 उद्योग जिनमें विदेशी तकनीक का प्रयास हो, में 51% विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है। और देख लेते हैं राष्ट्रीय तथा राज्य औद्योगिक नीतियाँ क्या है, ये जरूरी है जानना आप लोगों को। तो राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियों में किए परिवर्तन के बाद राष्ट्र स्तर पर जो है अनेक सुधार किए गए जिससे औद्योगिक परिवेश को सुधारने में मदद मिल सके। अनेक राज्यों ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण तथा विकास, मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, संचार आदि पर उससे काम किया। इसके अतिरिक्त जिला उद्योग केंद्र की स्थापना करना तथा विभिन्न प्रकार की कार्यालय और औपचारिकताओं को समाप्त करना तथा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस को समाप्त करना भी प्रमुख कदम होता है। अलग अलग राज्यों में विनिवेश को बढ़ावा देना और सब्सिडी, करों में छूट, बिजली की दरों में रियायतें आदि देना। देखिएगा आप लोग, अगर आपका जो कंट्री ग्रोथ करना, जीडीपी में बहुत ज़्यादा बूस्टअप लानी है या ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई लेवल ले जाना है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर ऐसी नीति आपको बनानी पड़ेगी। आप एक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति बनाइए एंड राज्य स्तरीय नीति बनाइए, जिला औद्योगिक नीति बनाइए, ग्रामीण औद्योगिक नीति बनाइए। जितने ज़्यादा आप उसको क्लासिफाई करते जाएंगे उतनी ही अच्छे से, उतनी ही एक्यूरेसी से जो है वो कंपनी, वो हर एक चीज़ जो है बहुत ही बेस्ट होगा, मतलब कहने का मतलब बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। यही चीज़ जो है सेम टू सेम प्रोसेस जो है फॉरेन कंट्री, जो डेवलप कंट्री होती हैं, यही चीज़ वहाँ पर सेम टू सेम किया जाता है, ठीक है। और देखते हैं उत्तर प्रदेश, ये हमारा ये उत्तर प्रदेश मतलब इसका क्या देखें। तो पहला हमारा क्या, राज्य का आर्थिक विकास कृषि एवं उद्योग की समग्र वृद्धि पर आधारित होता है। तो उत्तर प्रदेश जो है, राज्य का जो आर्थिक विकास है कृषि एवं उद्योग की समग्र वृद्धि पर आधारित होता है और उच्च स्तरीय भौतिक सामाजिक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। शासन प्रशासन के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करना है। अब देखिएगा,
कहने का मतलब जो शासन प्रशासन के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी लगाता है या कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसके साथ जो है सकारात्मक बिहेव किया जाए, व्यवहार किया जाए। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का विकास करना। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का विकास करना। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करना। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में उत्तर प्रदेश ट्रेड प्रमोशन के अथॉरिटी द्वारा भाग लेना। और हरियाणा में देखिए क्या बनाया गया, औद्योगिक नीति क्या बनाई गई है। ये हमारा जो पहले बताया था उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति थी। हमने जो है एकदम पूरा किताबी ज्ञान नहीं दिया है, बट जो है 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट जो है अच्छे से आपको समझा दिया है। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारते हैं हम। जितना भी पढ़ते हैं पहले उस चीज़ को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उस चीज़ को जो एनालिसिस करके हम उसको लिख देते हैं, अपने भाषा में लिखते हैं, ना कि जो है किताबी भाषा में। किताबी भाषा में लिखना हो तो हम तो यूट्यूब पर पढ़ाते ही नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं हरियाणा की जो कि औद्योगिक नीतियाँ क्या है। कार्य प्रणाली को सरल करने तथा समयबद्ध क्लियरेंस सुनिश्चित करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाना। और दूसरा क्या है, औद्योगिक सहायक समूह को एकल खिड़की के रूप में स्थापित करना। कहने का मतलब जितने भी काम होते हैं उसको एक जगह पर लाना। जैसे कहने का मतलब आप किसी भी कंपनी को खोलते हैं तो क्या होता है, आप जो है अगर मतलब जैसे ज़मीन मतलब ख़रीदना होगा तो आप कचहरी जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। जाइए वहाँ सिग्नेचर कराइए, यहाँ सिग्नेचर कराइए, वहाँ पर अप्रूवल लीजिए, वहाँ से डीएम से अप्रूवल लीजिए, ये वो। तो क्या करना है, उन सभी चीज़ों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर देना। मतलब एक जगह आप जाते हैं वो सभी काम आपका हो जाएगा, वहाँ पर आपके टाइम की भी बचत होगी, मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। ओके। एंड तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, हरियाणा द्वितीय निगम द्वारा ऋणों की स्वीकृति भुगतान औद्योगिक प्लांट को आवंटित करने हेतु। और चौथा हमारा क्या है, ट्रांसफ़र करने, लीज अवयव किराए पर देने का अधिकार सौंपना। पूरे राज्य में सेल टैक्स की सभी बाधाओं को समाप्त करना। और देखते हैं पंजाब की औद्योगिक नीतियाँ क्या हैं। बाहरी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं एवं कार्य प्रणाली में जटिलता को समाप्त करने के लिए तथा नई योजनाओं को चालू करने के लिए घोषित किया जाना। और दूसरा पॉइंट का है हमारा, विभिन्न प्रोजेक्ट को शीघ्र अनुमति देने के लिए उद्योग सहायक नाम एकल खिड़की से मतलब व्यवस्था करना। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने चुने हुए उद्योगों को MOU पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, चुने हुए पब्लिक सेक्टर यूनिटों का निजीकरण किया जाना चाहिए। मूलभूत विकास के लिए औद्योगिक कॉरिडोर का विकास होना चाहिए। और देखते हैं सबसे ज़रूरी गुजरात राज्य का विकास, गुजरात राज्य का औद्योगिक नीति क्या है। ये जो है आप लोग जो है ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले हमारा क्या है, 1 मिनट। उदारीकरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कानूनों पर विचार करना तथा उससे समिति का गठन करना, ठीक है। और दूसरा क्या है, जल आपूर्ति, बंदरगाहों के विकास, ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए निजीकरण को बढ़ावा देना। जितने ज़्यादा आप प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान देंगे उतने ही ज़्यादा आपको सुख सुविधाएँ, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और गुजरात उद्योग विनिवेश कॉर्पोरेशन तथा गुजरात राज्य वित्तीय निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वॉक इन सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं मार्केट सर्वे क्या है। मार्केट सर्वे किसी भी प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए प्रोजेक्ट में प्रयोग होने वाले रॉ मटेरियल उत्पाद बनाने में आवश्यक उपकरण एवं मशीनरी बाजार में पहले से मौजूद प्रतिस्पर्धी सप्लायर तथा ग्राहक प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता तथा प्रोजेक्ट के लिए श्रम शक्ति आवश्यक होती है। इसके लिए योजना क्या बनाते हैं, इसके लिए योजना बनाते समय उद्यमी बाजार का एक विस्तृत सर्वेक्षण करता है। कोई भी मार्केट सर्वे मतलब क्या, आप लोग पहले कोई भी कंपनी अगर लगा रहे हैं तो उस चीज़ का पूरा अपने मार्केट सर्वे करेंगे कि हमारा जो मतलब प्रोडक्ट बनेगा वो बिकेगा अच्छे से कि नहीं बिकेगा, कि उस चीज़ की मतलब मार्केट में मांग है कि नहीं मांग है। यार आप लोग सिंपल सी मतलब बातें यार आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर इस चीज़ को सोचिए, इंटरेस्ट के साथ सोचिए, तो आप लोग जो है ये जो आपका IMED जो मतलब सब्जेक्ट है आप लोग जो है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं और समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी, बट रटने का प्रयास मत करिएगा। और देख लेते हैं रॉ मटेरियल से संबंधित जानकारी। रॉ मटेरियल का प्रमुख उत्पाद सप्लायर कौन है।
कोई रॉ मटेरियल आयात करने की आवश्यकता है। रॉ मटेरियल आयात करने से संबंधित सरकारी नियम क्या हैं, ये सब जान लीजिए आप लोग। तैयार उत्पाद की तुलना में कच्चे रॉ मटेरियल की लागत प्रतिशत क्या है, ठीक है। मशीनरी तथा उपकरण संबंधित जानकारी, कहने का मतलब देख, 1 मिनट बताते हैं, परेशान मत आप लोग, परेशान मत होइए, ठीक है। मार्केट सर्वे अगर पूछ लेता है, मार्केट सर्वे बाजार सर्वेक्षण पर जो है पूरे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बढ़िया से, तो ये इतना सारा जो है आप लिखेंगे। मशीनरी तथा उपकरण संबंधित जानकारी क्या होनी चाहिए, 1 मिनट देखते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट देखते हैं आप लोग। तो मशीनरी के प्रमुख उत्पादन सप्लायर कौन है, बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांड की मशीनरी की क्षमता और विशेषताएं क्या है, क्वालिटी कैसी है, और मशीनरी की टैक्स परिवहन की कुल कीमत क्या है, मशीनरी की टैक्स परिवहन की कुल कीमत क्या है, मशीन पर सप्लायर द्वारा दी जाने वाली गारंटी की वारंटी क्या है, मशीन की मरम्मत मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, मशीन के कलपुर्जे आसानी से उपलब्ध हैं या नहीं, ठीक है। बाजार संबंधित अन्य जानकारियाँ क्या है, ये देख लेते हैं। बाजार संबंधित जानकारी, तो बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पादों, व्यापारी, सप्लायर तथा ग्राहकों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, वर्तमान उत्पादक संबंधित प्रतिस्पर्धा द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की रेंज, प्रतिस्पर्धा के बाजार में सफल रहने के प्रमुख कारक। और देख लेते हैं 1 मिनट फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है क्या यार, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा जल्दी खींचते हैं। तो व्यापारी सप्लायर संबंधित जानकारी क्या होनी चाहिए, व्यापारी सप्लायर संबंधित जानकारी, बाजार में उपलब्ध उन सभी व्यापारी सप्लायर की जानकारी एकत्रित करना जो उद्यमी द्वारा उत्पादन किए जाने वाले उत्पाद का व्यापार करते हैं। बाजार में सप्लायर की वार्षिक लेन देन क्या है, क्या व्यापारी उद्यमी के साथ व्यापार करने का इच्छुक है तथा उसकी शर्तें क्या है। और देख लें कस्टमर, ये सबसे चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों को जाना। एक ग्राहक की वार्षिक खपत या आवश्यकता क्या है, इस चीज़ को आप लोग जानें। ग्राहक की उत्पाद की संबंध में प्राथमिकता, जैसे ब्रांड में नाम, कीमत, गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को भी जानें। और वित्त संबंधित जानकारी क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, उद्योग की वार्षिक वित्त आवश्यकताएं लगभग कितनी है, उद्यमी को प्राप्त हो सकने वाले विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन क्या है, ऋण संबंधी योजनाओं में ब्याज दर क्या, ऋण किस एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाए। और देख लेते हैं व्यक्तिगत जानकारी क्या है, व्यक्तिगत जानकारी देख लेते हैं। उद्योग हेतु कितने स्टाफ की आवश्यकता होगी, प्रत्येक की क्या योग्यता कुशलता होगी, कर्मचारियों की अनुमति सैलरी क्या होगी, उन्नति के, और देख लेते हैं उन्नति के संभावित क्षेत्र में मांग तथा आपूर्ति का आकलन, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, उत्पादक का प्रकार, उत्पादन का गुणवत्ता, ग्राहक है, मार्केट है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, सेल्स है। ओके, डिमांड एंड सप्लाई मतलब देखिएगा, उन्नति के संभावित क्षेत्र में मांग तथा आपूर्ति का आकलन किस प्रकार किया जाता है। ये पहला हमारा डिमांड एंड सप्लाई होना चाहिए, उत्पाद का प्रकार होना चाहिए, उत्पाद की गुणवत्ता क्वालिटी मतलब अच्छी होनी चाहिए, ग्राहक उसके बाद पहुंचाना है, फिर मार्केट देखना है, फिर सेल्स मतलब बिक्री करना है, ठीक है। फिर देखते हैं, एक उत्पाद की मांग अथवा खपत को उपरोक्त स्तर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है देखते हैं। इसके अतिरिक्त समय स्तरों पर छोटे स्तर, मध्यम स्तर, बड़े स्तरों से भी उत्पाद की मांग तथा खपत का निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार एक उद्योग नया उत्पाद के कुल खपत की छोटे समय अंतरालों के रॉ मटेरियल की सप्लाई हेतु ऑर्डर कर सकता है तथा उत्पादन के लिए नियोजन प्लानिंग कर सकता है। इस प्रकार एक उद्योग अपने मुख्य उत्पाद दीर्घकाल के लिए उत्पादन नियोजन में कर सकता है। अगला हमारा क्या है, मतलब बढ़िया जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नेचर ऑफ मार्केट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के लिए बाजार की प्रकृति क्या होनी चाहिए। मतलब तो क्रेता बाजार में वे सभी व्यक्ति अथवा संगठन वह निहित होते हैं जो उस उत्पाद का उपभोग करते हैं। इस बाजार का बड़ा भाग घरेलू उपभोक्ता होता है जो अपने व्यक्ति अथवा उपयोग के लिए उत्पाद का क्रय करता है। क्रेता का उद्देश्य उस उत्पाद को क्रय करके उससे व्यापार करना होता है। और इंडस्ट्रियल बाजार क्या होता है, इंडस्ट्रियल मार्केट, इसके उत्पादक बाजार भी कहते हैं। इनमें वे व्यक्ति अथवा संगठन आते हैं जो सामान तथा सेवा इसलिए क्रय करते हैं कि आगे अनेक प्रयोगों से कोई अन्य उत्पाद का उत्पादन कर सके अथवा कोई सेवा अन्य उपभोक्ता को दे सके। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर उद्योग है, कंस्ट्रक्शन है, यातायात एजेंसी है, सर्विस इंडस्ट्री है। उसके बाद क्या हमारा विक्रेता बाजार था, ठीक है। विक्रेता बाजार,
विक्रेता या पुनर्विक्रेता बाजार में व्यक्ति व संगठन आते हैं। मिडिल मैन मध्यस्थ या कमीशन एजेंट कहा जाता है, या डीलर या वितरक होते हैं और एक बाजार से सामान क्रय करके दूसरे बाजार में उच्च दाम पर बेच देते हैं। उससे बाजार की डिमांड तथा सप्लाई की सही ज्ञान होता है तथा स्टोर भंडार करने में निपुण होता है। और देखो फिर जो गवर्नमेंट मार्केट मतलब या वह बाजार है जो सभी प्रकार की सरकारी एजेंसी से संपर्क रखता है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कॉर्पोरेशन, निगम हो सकते हैं जो वस्तुओं या उत्पाद का क्रय सरकारी कार्यों के लिए करते हैं। भारत में सरकारी कार्यों के लिए करते हैं। भारत में राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारें की बहुत बड़ा बाजार है। सरकारी टेंडर या निविदा के माध्यम से क्रय करती हैं। व्यापार के अवसर को पहचानना, तो आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किसी नए उद्योग की शुरुआत नए विचारों से हो सकता है। कोई भी नया विचार लोगों की आवश्यकता तथा प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को देखकर जनित हो सकता है। किसी व्यापार को शुरू करने से उद्यमी अपने ग्राहकों को नए लाभ दे सकता है जो उससे पहले से प्राप्त था। एक साधारण उद्यम से लेकर तकनीकी रूप से उद्यम शुरू करने में किए जा रहे कार्य, नई सोच, अलग ढंग से करने की, व्यापार के विभिन्न प्रकार के अवसरों में लघु सेवा व्यापार सबसे जल्दी और आसानी से शुरू किया जा सकने वाला उद्यम है। यदि उद्यमी के पास कोई खास योग्यता नहीं है और उसके पास सीमित पूंजी है तो लघु सेवा व्यापार एक आदर्श शुरुआत है। यदि उद्यमी के पास कुछ पूंजी है तो किसी चलते हुए उद्यम को खरीद लेना तथा उद्यम को जो है खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितनी भी हमने बातें बताई, कहने का मतलब ये जो मतलब जिससे मान लीजिए आपको मैं एक अच्छे तरीके से एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई कंपनी लगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंपनी हो गया। ठीक, तो ये जो आपका एक कंपनी हो जाएगा तो कंपनी में मतलब क्या, जैसे कंपनी आप लगा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना लगा देंगे, पूरा उसके बारे में क्या एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में एनालिसिस, सिंथेसिस, हर एक चीज़ के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ के बारे में जो पूरी तरीके अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। पहले जो है सबसे ज़रूरी यह चीज़ हो जाती है कि आप जो है पहले ये चीज़ देखिए कि मतलब मार्केट में आवश्यकता क्या है, मार्केट में किस चीज़ की आवश्यकता क्या है। एक बाज़ार लगी हुई है और लोग मतलब टहल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, लोग टहल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग टहल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग टहल रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट में जो है किस चीज़ की आवश्यकता है, नीड क्या है, तो उसी के हिसाब से आप जो है कंपनी को यहाँ पर बैठाएंगे। कंपनी को बैठाने के बाद, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा मतलब कच्चा माल कहाँ से लाना है, कहाँ से ले जाना है, और मतलब हर एक चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पर मैं कंपनी लगाऊंगा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिजली, पानी, हर एक चीज़ सुविधाएँ जो है आप लोगों मतलब देखेंगे। वहाँ पर अगर ऐसी सुविधाएं अच्छी मिलती हैं तो आप लोग वहाँ पर मतलब कोई भी जो मतलब बिजनेसमैन या कोई भी जो है उद्यमी होगा उस चीज़ को लगाएगा। एक जो है मतलब उद्यमी मतलब जो बिजनेसमैन या उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, अच्छे तरीके से एक मतलब रूल बनाता है, नियम बनाता है, उसी के अनुसार वो अपने जो है जो उसका वर्क होता है, जो काम होता है, वो उसी के अनुसार जो अपना कार्य करता रहता है। अगर उस मतलब एक नियम और डिसिप्लिन के अनुसार अगर उस काम को करता है तो मतलब जाहिर सी की बात है वो उसका जो मतलब कंपनी रहेगा, जो उसकी कोई भी मतलब कंपनी रहेगी तो वो समझ लीजिए कि जो है आगे जाएगी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जो है हम वीडियो लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स हमने जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या था, मार्केट सर्वे। ये हमारा पार्ट 1 था। एक और पार्ट लाएंगे, पार्ट 2 में हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा जल्द ही कंप्लीट हो जाने वाला है। तो फ्रेंड्स जो है कि मतलब आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा हमको मतलब मोटिवेशन मिलेगा, समझ लीजिए एक प्रकार से। वो मोटिवेशन जब हमको मिलेगा तो हम अच्छे से अच्छे और वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और लौटते हैं हम अगले वीडियो में।